हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं हिस्ट्री का। ठीक है, 4100 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 15वां होगा। आज मैंने दोपहर में 14वां प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया था जिसमें हमने देखा था मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल के लगभग 75 नहीं, लगभग 100+ क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उसको देखा था और आज हम देखेंगे यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 15वां, और 15वें में हम देखेंगे हुमायूं और शेर शाह गोष्ठी। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बाबर के जो भी क्वेश्चन थे तो बाबर को निपटा दिया था और आज हम निपटाएंगे हुमायूं और शेर शाह गोष्ठी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे के सारे। तो देखिए भारत में, फ्रेंड, भारत में बाबर द्वारा नवीन प्रशासनिक सुधार आरंभ नहीं करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो बताइए कौन सा गलत है। तो देखिए काबुल में प्रशासनिक सुधारों में असफलता, जो मैंने बाबर के बारे में जो जिसने पार्ट नंबर आई थिंक 12वां है, तो 12वें में मैंने बाबर के बारे में बताया था। तो बाबर ने इंडिया में ज़्यादा सुधार वगैरह क्यों नहीं कराए थे, क्योंकि उसने जो काबुल वगैरह में सुधार कराए थे तो वो लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। तो इसी वजह से वहाँ पर विद्रोह हो गया था। तो इसी वजह से उसने इंडिया में ज़्यादा सुधार नहीं कराए। तो इसका क्या कारण है, तो काबुल में प्रशासनिक सुधारों में असफलता। अगर किसी ने बाबर वाला पार्ट ना देखा हो तो पहले जाके उसको देख लो, तब जाके समझ आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्राएं सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। तो दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत, तो बताइए सबसे पहले किसने स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। तो ये चलाई थी अकबर ने। आगे देखिए शेरशाह के शासनकाल में चांदी चांदी के रुपए व तांबे का दाम का क्या संबंध था। तो बताइए इनका क्या संबंध था। तो ये रेशो का क्या संबंध था। तो ये था चांदी का जो रुपया था तो उसको उसका रेशो था 1, और जो तांबे का दाम था उसका रेशो था 64, यानी कि ये था 1/64। 1/64, तो ये बता रहा है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या कहता है। कृषकों की सहायता हेतु किस मध्ययुगीन शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था आरंभ की थी। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पट्टा और कबूलियत चलाई थी शेरशाह ने। आगे देखिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत। तो देखिए कितनी बार पूछा है। तो ये पट्टा और कबूलियत शेरशाह ने चलाई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया। तो रुपया भी शेरशाह ने चलाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पट्टा और कबूलियत तो ये शेरशाह सूरी ने चलाई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा है। आगे चलिए शुद्ध चांदी का रुपये शुद्ध चांदी का रुपये का आविष्कार किसने किया था। तो रुपया चलाया था ना शेरशाह ने। ऐसे याद रखना, चांदी का रुपया तो ये शेरशाह ने चलाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये देखिए सासाराम। ठीक है, सासाराम कहाँ पर है। तो सासाराम है बिहार में। और शेरशाह सूरी का मकबरा भी है। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो ये हुई थी खलिंजर के किले के अभियान के दौरान। आगे देखिए निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। शेरशाह सूरी अपनी पढ़ाई वगैरह करके आया था कहाँ से, जौनपुर से। ठीक है, जौनपुर। तो शेरशाह सूरी ने अपनी स्टडी वगैरह की थी जौनपुर, और ये जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। आगे चलिए तो शेरशाह को कहाँ दफनाया गया था। तो ये जौनपुर में दफनाया गया था, लेकिन इसका मकबरा वगैरह है तो ये सासाराम है। आगे चलिए मैदवी आंदोलन के अनुयायी कर रहे शेख अब्दुल्ला नियामी और शेख अलाई का उत्पीड़न निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये हुआ था शेर शाह सूरी के काल में। ठीक है, इस्लाम शाह सूरी के काल में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस्लाम शाह सूरी। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। तो ये हो जाएगा जी दिल्ली का किला ए ऊना मस्जिद। जो दिल्ली का किला ए ऊना मस्जिद है तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए शेरशाह के काल में फल काजी ठीक है, शेरशाह के काल में काजी फजीलत कौन थे। तो काजी फजीलत थे बंगाल के प्रांतपति। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए शेरशाह सूरी ने कहा था। ठीक है, शेरशाह सूरी की ये वर्डिंग है। शेरशाह सूरी ने कहा था मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने सारा साम्राज्य खो दिया था। तो ये कहा था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा
कथन सही नहीं है। तो शेर शाह ने चांदी का रुपया चलाया था, ये सही है। अकबर ने दाम के अनुपात में चांदी के रुपये का जैन 40वां भाग था। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बात हो रही है अकबर ने जो दाम नाम का जो रुपया वगैरह या सिक्का चलाया था, तो शेर शाह सूरी का जो चांदी का रुपया था तो उसके लगभग ये 40% के बराबर था। 40% मान लो, या फिर 40%वां भाग था उसका। आगे चलिए। अकबर अकबर की इमारतों में लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है, ये भी सही है, लेकिन हमें बताना गलत है। तो मूल बाबरनामा। ठीक है, तो बाबरनामा फारसी में नहीं लिखा है, ये लिखा है टर्की में। ठीक है, ये कई बार बता दिया है। आगे चलिए, इसीलिए बोल रहा हूँ सीक्वेंस में जो मैं टेट सीरीज करा रहा हूँ। बाबर, ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं और फिर शेर शाह को देखेंगे। तो आप सीक्वेंस में ही देखिए, ऐसे देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। आगे चलिए। शेर शाह के अंतर्गत गुप्त विभाग का शीर्षक अधिकारी कौन होता था? तो ये होता था बरीद ए मुमालिक। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बरीद ए मुमालिक। आगे चलिए, शेर शाह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, वह एक पक्का मुसलमान था किंतु धर्मार्थ नहीं था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलिए। शेर शाह के समय निर्मित सरायों निम्नलिखित में से किस काम नहीं आती थी? तो ये शस्त्रागार के लिए। तो जब ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था शेर शाह सूरी के बारे में, तो इसने मतलब जो जीटी रोड बनवाया था ना, ग्रांड ट्रंक रोड, तो ये कलकत्ता से अमृतसर को जोड़ता था। तो उसी सड़क के किनारे किनारे इसने सराय वगैरह बनाई थी, या फिर धर्मशाला कह लो, आज के टाइम पे कह लो रिजोर्ट। तो उन धर्मशालाओं में मुस्लिम यात्री भी रुक सकते थे, हिंदू यात्री भी रुक सकते थे, लेकिन वो धर्म जो वेद क्या बोल रहा हूँ, जो धर्मशाला इसने बनवाई थी जिनको कहते थे सराय, तो वो सरायों में मतलब हथियार वगैरह रखने के लिए सरायों का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, मतलब हथियार वगैरह का प्रयोग नहीं होता था उन सरायों को रखने के लिए। बाकी उन सरायों में अधिकारियों के लिए था, यात्रियों के लिए था, चौकीदारों के लिए था, लेकिन आप हथियार ले जाना अलाउड नहीं था उसमें। आगे चलिए। शेर शाह की कृषि नीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए, शेर शाह ने बोई गई ज़मीन की पैमाइश पर जोर दिया, ये सही है। शेर शाह ने विभिन्न प्रकार के फसलों पर राज्य के हिस्से के लिए दरें निर्धारित की, ये भी सही है। प्रत्येक किसान द्वारा दिए जाने वाली मात्रा में पट्टा कहे जाने वाले कागज़ पर लिखवाया। ठीक है, मतलब ये शेर शाह था, तो इसके काल में जो भी किसान वगैरह कर देते थे, तो उनको ये जैसे आज के टाइम मुनीम वगैरह होते हैं ना, तो उनके पास एक रजिस्टर वगैरह होता था। तो उसी टाइम मतलब उस टाइम शेर शाह सूरी भी जो ये पट्टा और कबूलियत की जो प्रथा वगैरह चलाई थी, जो भी किसान देते थे तो उनको सबको कागज़ पर नोट करवाया करता था ये। ठीक है, समझ गए होगे। नेक्स्ट देखिए, माप जोक करने वालों की अपनी इच्छा अनुसार शुल्क देने की छूट थी। ठीक है, तो ये कह रहा है जो भी माप जोक करने वाले थे या फिर जो भी किसान वगैरह कर्ज चुकाने वाले थे, तो वो अपनी छूट के हिसाब से कर नहीं देते थे। ठीक है, तो ये गलत है और हमें गलती बताना था। ठीक है, वो अपने हिसाब से शुल्क की छूट दी जाती थी, तो ये गलत है। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार वो छूट नहीं देते थे, जो भी शेर शाह सूरी निर्धारित करता था उसके अकॉर्डिंग छूट होती थी। आगे चलिए। शेर शाह ने सरायों में रुकने के लिए हिंदू यात्रियों के बिस्तर और भोजन कराने के लिए किन्हें नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था ब्राह्मणों को। जो भी मैंने बताया ना, जो सड़क के किनारे किनारे जो सराय वगैरह कह लो या फिर होटल वगैरह कह लो, तो हिंदू यात्री रुकते थे उसमें, तो हिंदुओं को खाना खिलाने और भोजन देने के लिए ब्राह्मणों को इसने नियुक्त कर रखा था, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई दूसरा बंदा होता था। ठीक है, अब जब ये हिंदू के लिए ब्राह्मण नियुक्त कर रखा था, तो ये सिर्फ हिंदू जो गेस्ट वगैरह आते होंगे तो उनको देखता होगा, बाकी मुसलमानों के लिए ये नहीं था। ठीक है, ये सब मैंने डिटेल में पढ़ाया है चैप्टर बाय चैप्टर। आगे चलिए। सीधे सीधे रैयत से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा आरंभ की थी, तो ये की थी शेर शाह ने। आगे देखिए, जरीबाना नामक कर। ठीक है, तो जरीबाना नामक कर शेर शाह ने लगाया था। आगे देखिए, तो ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड किसने बनवाया था? तो बता दिया है, ये शेर शाह ने बनवाया था। नेक्स्ट देखिए, शेर शाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई भूमिकर प्रणाली का आधार, तो बताइए क्या आधार था? तो ज़मीन की सही पैमाइश। ठीक है, जो ये भूमिकर प्रणाली का जो मूल्यांकन वगैरह करता था, नाप जोख करता था,
तो ज़मीन की सही पैमाइश जानने के लिए आगे चलिए। फरीद, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये मैंने शुरू में ही बता दिया है कि फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना तो वो उसने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो ये जौनपुर से अपनी स्टडी करके आया था। लेकिन कई बार यहाँ से हरियाणा, ठीक है, हरियाणा HPCS यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि जो ये शेर शाह सूरी था तो इसका बचपन कहाँ पर बीता था, तो हरियाणा में एक जगह है नारनौल, ठीक है, नारनौल के अंदर इसका बचपन बीता था, ठीक है, नारनौल। और शेर शाह सूरी के दादा का यानी कि शेर शाह सूरी के दादा का किला कहाँ पर था, तो शेर शाह सूरी का जहाँ पर बचपन बीता था नारनौल, ठीक है, नारनौल में इसका बचपन बीता था और इसके दादा भी यहीं रहते थे नारनौल में ही, समझ गए होगे। तो इसी वजह से ये अपने दादा के साथ ही रहता था नारनौल हरियाणा में। आगे चलिए, शेर शाह सूरी ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी, देखिए कितनी बार पूछा है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसके स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर गद्दी पर बिठाया गया, तो कलानौर, ठीक है, सिंपल वे में समझिए। ये क्वेश्चन ऐसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम अकबर कौन से स्थान पर था, तो अकबर था कलानौर में, ठीक है। फिर अकबर को ही गद्दी पर बिठाया जाता है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर गद्दी पर बिठाया गया, तो ये कलानौर। आगे देखिए, तो ये देखिए वही बात है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक स्थान पर अपने पिता हुमायूं की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के उपरांत मुगल को गद्दी पर बिठाया गया, तो अकबर को बिठाया गया था, कलानौर में था उस टाइम अकबर। नेक्स्ट देखिए, मुगल बादशाह अकबर का जन्म निम्नलिखित में से किस राजभवन में हुआ था, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, बीरसाल भवन। इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, कालानौर स्थान जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, अकबर के सम्राट के राजरोहण के स्थल के रूप में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित समकालीन दातों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता था, तो ये बताइए कौन था, तो ये था कानून हुमायूनी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू था, तो ये था हेमू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, हुमायूं आगरे के किले पर कब बैठा था, यानी कि आगरे के तख्त पर, या फिर आगरा का शासन कब संभाला था हुमायूं ने, तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हुमायूं आगरा में इस तिथि पर सिंहासन पर बैठा था, तो ये बैठा था 29 दिसंबर 1530, ठीक है, 1530। तो देखिए 1530 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी 1530 ही है, जो कि प्रिंट नहीं हुआ है, तो 29 दिसंबर 1530, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं आगरे के तख्त पर बैठा था या फिर गद्दी पर 29 दिसंबर 1530। आगे देखिए, निम्न नामों में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था, तो हुमायूं के जो भाई थे तो उसमें कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था, लेकिन उस्मान नाम का उसका कोई भाई नहीं था। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था, तो ये क्या था, हुमायूं ने। आगे देखिए, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित है, तो शेरशाह सूरी ने क्या क्या सुधार किए थे, तो राजस्व सुधार किए थे, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में भी सुधार किया था, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे सुधार किए थे। आगे देखिए, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल सम्राट या फिर शासक कौन था, तो ये था ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। आगे चलिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध हैं, तो इनको सही क्रम में लगाना। तो चलिए देखिए, पहले लड़ा था देवरा का युद्ध, फिर चौथा का, फिर कन्नौज का, और फिर सरहिंद की लड़ाई। कन्नौज की लड़ाई को बिलग्राम के नाम से भी जानते हैं, 1540 में युद्ध हुआ था और इसी को हारने के बाद ये भाग जाता है ईरान की साइड, ठीक है। पूरी कहानी सुना रखी है इसके ऊपर, आप वहाँ जाके सुन सकते हैं। आगे चलिए, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है,
तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो मनसबदार केवल सेनाधिकारी होते थे। तो मैंने कई बार बता रखा है, जहाँ ये केवल वर्ड आ जाए तो समझ लो 90% क्वेश्चन वहीं गलत हो जाता है। तो अकबर अकबर के मनसबदार केवल सेना के अधिकारी नहीं होते थे, तो ये गलत है। आगे देखिए, मनसबदारों की 33 श्रेणियाँ थी, या फिर मनसबदारों को 33 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये सही है। मनसबदार मनसब मनसब आनुवंशिक आधार पर प्रदान किए जाते, तो ये भी गलत है। अकबर ने कभी भी आनुवंशिक आधार पर कोई भी चीज़ बांटने की कोशिश नहीं की गई थी। आनुवंशिक वही होता है ना, मान लो अकबर राजा है, ठीक है, अकबर का जो भी बेटा होगा तो वो गद्दी पर बैठेगा, फिर इसके बेटे का जो बेटा होगा, मतलब आनुवंशिकी है कि पहले पिता फिर बेटा फिर बेटे का बेटा, तो इसको कहते हैं आनुवंशिकी। तो ये गलत है। आगे देखिए, सभी नागरिकों और सैन्य अधिकारी मनसबदार कहे जाते थे, ये सही है। जात और सवार मनसबदार की श्रेणी में निर्धारित की जाती थी, ये भी सही है। बट हमें बताना है गलत। तो गलत है यहाँ पर पहला और तीसरा। देखिए ऑप्शन नंबर है कहीं पहला तीसरा, तो ये बता रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिपेंड। गलत है ये दोनों। तो यहाँ पर शेर शाह सूरी और हुमायूं का चैप्टर होता है ख़त्म, क्योंकि ये थोड़े ही दिनों के लिए शासन करते हैं, इसलिए थोड़े ही क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं अकबर पर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखिए डिपेंड्स, अकबर को देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो देखिए चुनार, डिपेंड्स, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार हमला कब किया था? तो ये किया था 1532 में। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि हुमायूं ने चुनार के किले पर कब आक्रमण किया था, या फिर चुनार का युद्ध कब हुआ था? तो 1532। आगे चलिए, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में सजाना है। तो चलिए देखिए, तो पहले जजिया की समाप्ति की थी, फिर इबादत खाने का निर्माण करवाया था, फिर मजहर पर साइन वगैरह हुए थे, फिर 1582 में हुआ था दीन इलाही। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है दीन इलाही किसने चलाया था? अकबर ने। 1 2 3 4, तो ये ऑलरेडी सही समझ लेते हैं। आगे चलिए, भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने आरंभ की थी? तो ऑप्शन नंबर थी अकबर। आगे देखिए, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को उनको सही क्रम में लगाना। तो चलिए देखिए, तो सही क्रम में लगाना है ना। तो देखिए सबसे पहले जजिया की समाप्ति, यहाँ भी ऊपर देख के आई है डिपेंड। तो देखिए सबसे पहले उसने जजिया की समाप्ति की थी, यानी कि चौथा। उसके बाद घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई थी, यानी कि दूसरा। फिर आएगा प्रांतों का गठन, यानी कि पहला। और मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन, यानी कि तीसरा। डिपेंड 42-13 कहीं पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में बता रहा है। डिपेंड से याद रखना, अकबर को देख रहे हो, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे स्क्रीन शॉट ले लो। आगे चलिए, अकबर के संबंध में ये घटनाएं हैं, तो इनको भी सही क्रम में लगाना है। तो चलिए देखिए, तो देखते हैं डिपेंड। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था उज्बेक विद्रोह, फिर उसके बाद दाग व्यवस्था चलाई थी, और फिर कश्मीर को जीता था, यानी कि 1 2 3 ये ऑलरेडी सही समझ लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मुगल सम्राट अकबर के राज्यकाल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लाकर अभिजात वर्ग और सेना पर नियंत्रण सुदृढ़ किया। तो ये सही है। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी की एक श्रेणी नियत कर दी गई थी, तो ये भी सही है। तीसरा देखिए क्या कहता है? तो देखिए तीसरा क्या कहता है? श्रेणियों को जात, सवार, चेहरा, इन तीनों श्रेणियों में विभाजित किया गया था। तो बताइए यहाँ से कौन सा कथन सही है? जो इसकी श्रेणियाँ वगैरह थी, तो उनको जात, सवार और चेहरा, इन 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। 3 नहीं थी डिपेंड, 3 से ज़्यादा थी, तो ये गलत है। तो देखिए 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी डिपेंड, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। अकबर का शासन जाना जाता है, तो किसके लिए जाना जाता है? तो अकबर का शासन क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, ये सही है। उसकी धार्मिक कट्टरता, तो ये तो बकवास लिखी हुई है। तो 1 2 3 ये ऑलरेडी ऊपर के तीनों सही है डिपेंड। वो धार्मिक कट्टरता की वजह से उसको नहीं जाना जाता, तो ऑप्शन नंबर बी। 1 2 3 डिपेंड। आगे देखिए, अगला देखिए क्या कहता है?
कथन कारण वाला। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े के रख रखाव करना पड़ता था। और कारण क्या कहता है? कारण कहता है घोड़ों को यात्रा के दौरान आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था, तो इसी वजह से जो हर घुड़सवार था तो उसको अतिरिक्त 20 घोड़े दिए गए थे ताकि वो युद्ध में A1 क्वालिटी के घोड़े ले जाए। ठीक है, घोड़ों को बदलते रहना चाहिए था, अकबर ने कहा था। ठीक है, तो याद रखना घोड़ों को आराम देना भी चाहिए था और युद्ध में जाते समय A1 क्वालिटी के घोड़े लेकर जाने थे। इसीलिए जो उसका हर एक सैनिक था तो उसको एक के बदले 20-20 घोड़े रखने का आदेश दिया हुआ था अकबर ने। और ये IAS का पूछा है, ऑप्शन नंबर है, ये दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी हो रहा है। आगे देखिए, अकबर ने 1581 में विशाल सेना सहित अफगान की ओर कूच किया, तो ये सही है, अफगान की ओर गया था। आगे चलिए, वे मध्य एशिया के पैतृक देश फरगना को वापस पाना चाहते थे, तो फरगना को वापस पाना नहीं चाहते थे, तो ये आर गलत है। ठीक है, तो ये सही है, आर गलत है। कहाँ पर लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर C में बता रहा है, ये UPSC का पूछा हुआ है। आगे देखिए, 1581, तो देखिए 1581 में दीन इलाही की स्थापना हुई थी, तो 1582 में हुई थी। ठीक है, तो पहला गलत है। कारण देखिए क्या कहता है, अकबर अपने साम्राज्य में राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था, तो आर से, ठीक है, एक गलत है, आर सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बता रहा है ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये गलत है, आर सही है। नेक्स्ट देखिए, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहाँ का उत्तराधिकारी हुआ। कारण, ठीक है, कारण क्या कहता है? ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। तो बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो बताइए कौन सा कथन सही है? ठीक है, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहाँ का उत्तराधिकारी हुआ, यहाँ तक तो पहला तो सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र को अगर उत्तराधिकार बनाया जाता तो फिर मुगल काल में आपस में ही लड़ाइयाँ क्यों होती? क्योंकि जो हुमायूं के पुत्र वगैरह थे तो उसने अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था और औरंगजेब के पुत्र ने भी विद्रोह वगैरह कर दिया था, तो ये आर गलत है। डिपेंड सब देखिए, तो ये सही है, आर गलत है और ये बता रहा है ऑप्शन नंबर C में। डिपेंड आगे चलिए, दहसाला, डिपेंड ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दहसाला प्रणाली किससे विकसित हुई थी? तो ये जब्ती से। डिपेंड ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये सही है। डिपेंड जब गुजरात को जीत कर आया था अकबर तब बनवाया था ये। आगे देखिए, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म पर, तो बकवास है ये। जब ये गुजरात को जीत कर आया था तब बना था बुलंद दरवाज़ा और इसका गेट खोला गया था सोने की चाबी से। डिपेंड दहसाला पद्धति, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दहसाला पद्धति की शुरुआत हुई थी 1580 में। आगे देखिए, अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो ये की गई थी टोडरमल द्वारा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो किस क्षेत्र में? तो ये भू राजस्व व्यवस्था वगैरह सब टोडरमल देखता था। 1582 में टोडरमल ने निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया था? तो टोडरमल को दिया गया था दीवान अशरफ। ठीक है, 1582 में टोडरमल को अकबर ने दीवान अशरफ बनाया था। आगे चलिए, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के माध्यम निम्नलिखित में से कौन सी नैतन्य कड़ी थी? तो बताइए, ये था टोडरमल। ठीक है, सिंपल वे में समझियो, क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि टोडरमल शेरशाह सूरी के काल में भी था, मतलब इसके अंडर भी काम किया है और टोडरमल ने अकबर के अंडर भी काम किया है। ठीक है, तो ये अकबर और शेरशाह के जो व्यापारिक कड़ी थी या फिर नौतन्य कड़ी थी, तो ये था टोडरमल। डिपेंड समझ गए होंगे, तो ये टोडरमल था, तो इसने शेरशाह के अंडर भी काम किया था और अकबर के दरबार में भी था ये। आगे चलिए, टोडरमल संबंधित थे, तो ये बताइए किससे संबंधित थे? तो ये थे मालगुजारी सुधारों से, ऑप्शन नंबर B।
आगे देखिए, किस शासक के प्रशासन में तंत्र में करोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी, अकबर के काल में भू राजस्व का जो अधिकारी होता था उसको करोड़ी भी कहते थे, याद रखना। आगे चलिए, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर डी, अकबर की। अकबर ने चलाई थी जब्ती प्रणाली, ऐसे याद रखना। अकबर ने जिन मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश में प्रचलित थी? तो बताइए, जो अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था आरंभ की थी तो वो किस देश में पहले चल रही थी? तो मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया से अकबर ने कॉपी की थी, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था के बारे टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी? तो ऑप्शन नंबर है पोजल भूमि, यानी कि उपजाऊ भूमि। पोजल भूमि का मतलब होता है उपजाऊ भूमि, तो उपजाऊ भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी। और ये बंजर क्या है, चांचड़ क्या है, पड़ौती क्या है, ये सब हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है। आगे चलिए, मनसबदारी प्रथा किसने आरंभ की थी? तो ये लॉलीपॉप है, अकबर ने की थी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो ये ऑप्शन नंबर है मनसबदारी। तो चलिए अब थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं, ठीक है। थोड़ा पानी वानी पिया है। तो ये हो गया ना मनसबदारी, तो अकबर ने चलाई थी। आगे चलिए, ये भी हो गया था, मनसबदारी व्यवस्था पर सैन्य आधारित थी। आगे चलिए, दीन इलाही, ठीक है। तो दीन इलाही धर्म कहा गया है? तो दीन इलाही धर्म अब्दुल कादिर बदायूं, ठीक है। अब्दुल कादिर बदायूं ने दीन इलाही को धर्म कहा था, ठीक है। ऐसे याद रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1582 में अकबर ने चलाया था और दीन इलाही को धर्म कहा था अब्दुल कादिर बदायूं ने। आगे चलिए, 1579 में मजहर ने अकबर को क्या प्रदान किया था? तो अकबर को प्रदान किया था विरोधी न्यायिक धारणाओं में किसी एक को चुनने का अधिकार। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इसका देख लीजिए, इसका है आंसर नंबर सी। 1579 में मजहर ने अकबर को क्या प्रदान किया था? तो विरोधी न्यायिक धारणाओं में से किसी को चुनने का अधिकार। और कई बार ये पूछा है कि मजहर की घोषणा कब हुई थी? तो 1579 में अकबर ने। याद रखना, सुलह कुल का सिद्धांत, तो ये सुलह और कुल का सिद्धांत परिवर्तित किया था, तो ये अकबर ने किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये IAS का पूछा हुआ है। आगे चलिए, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विचार पर आधारित थी? तो ये थी राजनीति उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी संस्कृति, तो ऑप्शन नंबर डी। और ये पूछ ले सुलह और कुल का क्या मतलब था? तो ये शांति और भाईचारा बनाए रखना। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर प्रमुख हिंदू केवल जिसने दीन इलाही को स्वीकार किया था? तो ये था राजा बीरबल। डिफरेंस याद रखना, ये कई बार पूछ लेता कि दीन इलाही को प्रथम हिंदू था किसने स्वीकार किया था? बीरबल ने। आगे देखिए, अकबर ने दीन इलाही को कब ग्रहण किया था? तो बताइए कब किया था? तो ये क्या निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन इलाही को ग्रहण किया था? तो बीरबल ने किया था। आगे चलिए, सुलह और कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अकबर ने चलाया था ये सुलह कुल का निम्नलिखित में से किसने वर्णन किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, सुलह और कुल का वर्णन किसने किया है? ठीक है, इसे आप बताना कमेंट बॉक्स में, देखता हूँ कितनी तैयारी है आपकी भी। दीन इलाही, ठीक है, दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। तो ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था B.A. स्मिथ ने। आगे चलिए, निम्न में से किसने 1579 में मजहर को तैयार किया था? तो ये किया था शेख मुबारक ने। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दीन इलाही के अनुयायी परस्पर अभिवादन करते थे, तो किसका करते थे? जिले जल्लाहे हु, ठीक है। दीन इलाही के अनुयायी परस्पर अभिवादन करते थे, तो ये जिल्लाहे हु का ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, दीन इलाही का प्रचारक, तो बताइए दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने, ठीक है। कई बार बता दिया। दीन इलाही 82 में चलाया गया था, 1582। फतेहपुरी सिकरी का इबादत खाना क्या था? तो यहाँ पर सारे धर्मों की चर्चा होती थी। तो देखिए,
वैभवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान अकबर के से चर्चा करते थे। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इबादत खाने की धार्मिक चर्चाओं ने अकबर के धार्मिक विचारों के विकास में कोई भूमिका नहीं निभाई, तो यही गलत है फ्रेंड्स। आगे चलिए। इबादत खाने की स्थापना 1575 में हुई थी, याद रखना, इसको कई बार पूछा है ग्रुप 3D एग्जाम में। आगे चलिए। इबादत खाना कब बंद कर दिया था? तो ये बंद कर दिया था 1579 में। किस स्थान पर अकबर ने इबादत खाने का निर्माण किया था? तो ये क्या था? फतेहपुर सिकरी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसने राम सीता की आकृतियों और राम सिए देवनागरी लेख में कुछ सिक्के चलाए थे? तो ये चलाए थे अकबर ने। अकबर का इबादत खाना वह स्थान कहाँ है स्टूडेंट? तो ये बताइए। यहाँ पर पूछ रहा है अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहाँ पर विभिन्न धर्मों के मध्य विवाद चर्चा होती थी। डिफरेंट इबादत खाना क्या था? तो जहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग, मान लो कोई हिंदू था, कोई सिख था, कोई पंजाबी था, या फिर कोई मुस्लिम था और कोई बुद्ध था, तो ये सारे धर्मों के ऊपर चर्चा होती थी इबादत खाने में। और यहाँ पर लाल जूता रोज़ बजता था। ठीक। अकबर बैठा रहता था यहाँ पर गद्दी पर, यहाँ पर तख्त पर, और कोई हिंदू होता था तो वो ये कहता था मुस्लिम से कि तुम्हारा धर्म सबसे बेकार है, सबसे A1 क्वालिटी का हिंदू। तो ये मुस्लिम कहते थे सिख ईसाई और ये हिंदू वगैरह कुछ नहीं है, हमारा धर्म इस्लाम धर्म सबसे बढ़िया है। और यहाँ रोज़ इनमें आपस में लाल जूता बजता था। इसी वजह से 1579 में क्या लिख दिया, ये 1579 में अकबर ने इबादत खाना बंद करवा दिया था। और ये सब कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है, एक एक लाइन। आगे चलिए। अकबर के शासनकाल में प्रचलित चकोर चांदी के सिक्का का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी जलाली। आगे देखिए। किसने राम सीता की आकृति के सिक्के चलाए थे? तो राम सीता की आकृति के सिक्के अकबर ने चलाए थे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? तो ये थी शहनशाह। ठीक है, शहनशाह। आगे चलिए। अकबर के शासनकाल में प्रचलित चांदी के सिक्के का क्या नाम था? तो कई बार बता दिया, जलाली। डिफेंस। आगे देखिए। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम बनी रही थी? तो इसने कॉपी की थी किसकी? तो कॉपी की थी बहलोल लोदी की। आगे चलिए। अकबर के समय निम्नलिखित में से कौन सा चांदी का सिक्का नहीं था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि दाम चलाया था शेरशाह सूरी ने। डिफेंस। चांदी के सिक्के का नाम देख लो, पाउंड, दरब और जलाल। आगे चलिए। और ख़ासकर इस जलाल को याद रखना। अकबर के शासनकाल में अकबर के शासन के अधीन दीवान ने बयूतात नामक अधिकारी का क्या काम था? तो ये काम करता था शाही कारखाने के खर्च का निरीक्षण या फिर परीक्षण। डिफेंस। जो शाही कारखाने वगैरह थे तो उनका निरीक्षण या फिर उनके खर्च का निरीक्षण या फिर परीक्षण करता था, याद रखना। ठीक है। और ये दीवान अबूद क्या होता था? तो ये शाही कारखाने का एक अधिकारी था, ऐसे याद रखना। आगे चलिए। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग प्रमुख था। तो सैनिक विभाग का प्रमुख बंदा था मीर बख्शी। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए IAS का पूछा हुआ है। सैनिक विभाग का अधिकारी था मीर बख्शी। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये था मुजफ्फर खां तुर्बती। डिफेंस। याद रखना, मुजफ्फर खां तुर्बती को अकबर ने पूर्ण रूपेण का दर्जा दिया था। आगे चलिए। कि सम्राट ने दीवान ए बिजारत के कुल के नाम से एक नया पद बनाया था? तो ये अकबर ने। आगे चलिए। कि चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन करने जाया करता था? तो ये जाया था मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि अजमेर जाता था ये इसकी दरगाह पर माथा टेकने। आगे चलिए। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन वजीर के रूप में नियुक्त नहीं हुआ था? तो ये नहीं, बहादुर खां उज्बेक। ये वजीर नहीं नियुक्त हुआ था। आगे देखिए। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों रहा और उसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था अकबर ने, तो ऐसा कौन था? तो वो था हरिविजय सूरी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन था जो अकबर से सम्मानित हुआ था? तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा, जैन हरिविजय सूरी। आगे चलिए।
अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दी थी, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है, हरि विजय सूरी को दी थी। आगे चलिए, जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था हरि विजय सूरी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कितनी बार पूछा है। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी, तो ये थी रामदास, और इस 500 बीघा जमीन पर ही रामदास ने अमृत शहर बसाया हुआ है। आगे चलिए, किस मुगल बादशाह की संतानों का जन्म सही शाही हरम की बजाय सूफी संत खानगाह में हुआ था, तो बताइए, ये था अकबर। ये सब इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है। आगे चलिए, अकबर के विरुद्ध फतवा हटबंड, तो अकबर के विरुद्ध फतवा जारी करने वाला उलेमा सदस्य कौन था, तो ये था ऑप्शन नंबर ए मुल्लाइदी, ठिकान मुल्लाइदी। और कई बार ऐसे पूछा जाता है कि जौनपुर से किसके खिलाफ फतवा जारी हुआ था, तो अकबर के खिलाफ। ये मैंने कई बार बता रखा है क्वेश्चन। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हेतु भूमि अनुदान की थी, तो अकबर ने दी थी, ऊपर बता दिया है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक उलेमा जौनपुर का काजी था जिसने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था, तो ये कई बार बता दिया है, ये था मुल्ला मोहम्मद यजदी। आगे चलिए, जौनपुर से फतवा जारी हुआ था अकबर के खिलाफ, कई बार बता रखा है मैंने पहले भी। आगे देखिए, अकबर के दरबार में महानतम चित्रकारों में से एक जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था, तो बताइए टकसाल का अधिकारी कौन था, तो ये था दसाबन। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और कई बार ये पूछा जाता है कि अकबर का चित्रकार महानतम चित्रकार कौन था, तो ये दसाबन और बसावन, ठीक है, ये दो थे। बट यहाँ पर पूछा टकसाल का अधिकारी बनाया था, तो दसाबन को। आगे देखिए, निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने मुल्तान का दीवान किसे बनाया था, तो मुल्तान का दीवान था ये अब्दुल समद, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, दसाबन और बसावन, तो ये चित्रकार थे किसके, अकबर के, ठीक है, कई बार बता दिया है, और ये यूपी पीएसएल में कई बार पूछा है। आगे चलिए, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो ये था दसाबन। आगे चलिए, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का प्राइम टारगेट क्या था, तो राणा प्रताप को अपने अंडर लाना, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 बी, ठीक है। आगे चलिए, देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, ये एक मैप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, और ये मैप में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखिए, मतलब कोई मैप होगा, ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये इंडिया का ही हो, ठीक है, यहाँ पर लिखा है सिर्फ ओनली मैप, तो मैं मान लूँ चलो ये इंडिया का है, ठीक है, तो ये इंडिया का मैप है। तो देखिए, कालाब्दी विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है, ठीक है, मतलब ये मैप अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। तो देखिए, यानी कि 2 नंबर स्वतंत्र देश का प्रचालक है, और 1 नंबर कहता है नगर की स्थिति दर्शाता है। तो मान लो 2 यहाँ पर लिखा हुआ है और 1 यहाँ पर है, ठीक है, ये नक्शे के अकॉर्डिंग। तो ये कहता है जो दूसरा नंबर है ना, यानी कि ये 2 इंडिकेट कर रहा है देश, स्वतंत्र देश का एक परिचालक है, और ये नगर वन की स्थिति दर्शाता है। तो बताइए ये नगर कौन सा था, तो ये नगर कोई सा भी हो सकता है, मान लो ए है, तो ए बता रहा है गोंडवाना लैंड को, ठीक है, तो गोंडवाना लैंड से अपना भारत भी टूट कर बना है, ठीक है। और ये 2 जो दूसरा है, तो ये दूसरा देश बता रहा है लाहौर, ठीक है, तो दूसरा जो जगह बता रहा है, तो वो स्वतंत्र देश लाहौर की बात हो रही है, और ये लाहौर वगैरह उस टाइम अपने इंडिया में ही पड़ते थे, तो वो एक नगर की स्थिति वगैरह बता रहा है, तो ये लाहौर इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, समझ गए होगे। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, तो ये थे हकीम खां। आगे चलिए, निम्नलिखित भाषाओं में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा गया था, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अकबर को। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने अपने हाथों से मारा था, तो ये मारा था बाज बहादुर को। 1 सेकेंड, टिफेंस, अकबर ने किसको मारा था, तो ये मारा था उधम खां को, टिफेंस, ऑप्शन नंबर ए। ये देख लीजिए। आगे चलिए, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन कौन था, तो ये अकबर था। आगे चलिए, निम्नलिखित में से यह किसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक स्त्री से विवाह करना चाहिए, वह तथा वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी
पत्नी बांझ हो। ठीक है, तो ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था अकबर ने। ठीक है, देख लो अकबर यहाँ पर कह रहा है कि एक आदमी को दूसरा विवाह तभी करना चाहिए जब उसकी जो वाइफ है वो बांझ हो। ठीक है, बांझ का मतलब ये होता है, मतलब कोई लेडीज है तो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, मतलब बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, तो उसको कहते हैं बांझ, जिसके कोई बच्चा पैदा ना हो। और ये कौन कह रहा है? तो ये झंडू आम अकबर कह रहा है, जिसके हरम में लगभग 5,000 लेडीजें थी। ठीक है, ये आदमी को कह रहा है कि एक शादी करनी चाहिए और खुद की हरम में इसके 5,000 लड़कियां थी या फिर स्त्री थी, और वो लड़कियों की आयु होती थी 15 से 24 साल की लड़कियां इसके हरम में होती थी, वो भी एक दो नहीं, पूरी 5-6 हज़ार। अकबर के साम्राज्य के कुल कितने सूबे थे? तो वो थे 15। आगे चलिए। अकबर के शासनकाल को किस वर्ष को इतिहासकार विंसेंट एडम स्मिथ ने सर्वाधिक संकटापूर्ण समय माना है? तो ये 1581। मतलब जो इतिहासकार है विंसेंट एडम स्मिथ, तो इसने अकबर का शासनकाल था तो उसको सबसे ज़्यादा दुखमय समय बताया था 1581 के दौरान। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एक महिला प्रधानमंत्री थी? तो ये महम अंगा। आगे चलिए। अकबर के राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी दरबारी भाषा थी? तो फारसी दरबारी भाषा थी। ठिकाने समझ गए होगे। तो अकबर के दरबार में फारसी भाषा बोली जाती थी और मुगलों की भाषा भी फारसी थी। आगे चलिए। मुगल के साथ क्या बोल रहा हूँ, अकबर के शासनकाल में भारत आने वाला यात्री कौन सा था? तो ये था मालडेनसो। ठीक है, मालडेनसो। आगे चलिए। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किस बादशाह की मृत्यु के बाद आधिकारिक तौर पर अर्सियानी कहा गया? तो अर्सियानी यानी कि स्वर्ग में रहने वाला किसे कहा गया था मृत्यु के बाद? तो अकबर। ठीक है, जब अकबर मरा था तो कुछ इतिहासकार ये कह रहे थे कि अकबर मरकर स्वर्ग में चला गया, यानी कि स्वर्ग में रहने वाला था अकबर। आगे चलिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के 9 रत्नों के परिवार में शामिल नहीं था? तो इन सब की ट्रिक की वीडियो लगा रखी है, ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था, बताइए कौन शामिल नहीं था? अब्दुल रहीम खाना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलिए। अकबर ने किसे प्रिय कवि की उपाधि दी गई थी? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बीरबल को प्रिय कवि की उपाधि दी थी। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित कवियों में से अकबर ने किसे मलिक ओसरा की पदवी प्रदान की थी? तो फैजी को। आगे चलिए। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण निम्नलिखित में से कौन सा एक उपरांत मुगल राज का भाग नहीं था? तो दक्षिण का कौन सा ऐसा भाग था जो मुगल काल में शामिल नहीं हुआ था? तो वो था गोलकुंडा। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? ये झंडू बाम अकबर ने किए थे और ये खुद अनपढ़ था। ठीक, और ये सुधार कर रहा था शिक्षा में। ठीक, कई बार पूछा है कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था? तो ये अकबर अनपढ़ था, बट इसने शिक्षा में सुधार किए थे। आगे चलिए। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस अकबर की प्रभुसत्ता स्वीकार नहीं की थी? तो अकबर की प्रभुसत्ता मेवाड़ के राजाओं वगैरह ने नहीं स्वीकार की थी। आगे चलिए। अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? तो अकबर को इस्लाम का दुश्मन किसने कहा था? तो ये बदायूं ने। आगे चलिए। हिंदुओं के प्रति अकबर की नीति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, उसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर हटाए थे, तो इससे कुछ हिंदुओं को लाभ हुआ था। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिए थे? तो अकबर ने किए थे। नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है, तो गलत बताना है। तो देखिए, फैजी मुगल काल के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। टिप्पण तो ये गलत है। टिप्पण तो ये गलत है, फैजी कोई इतिहासकार नहीं था। आगे चलिए, ये देख लीजिए। आईने अकबरी, तो ये अबुल फजल ने लिखी। कई बार पूछा है। अकबरनामा के तीसरे खंड में आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। अबुल फजल और फिरदौसी दोनों भाई थे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों सही है, लेकिन गलत है डी। नेक्स्ट देखिए। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो झगड़े की जड़ था ये कांधार। आगे चलिए। ये सब बता रखा है पहले। अकबर और शेरशाह दोनों ने ही हिंदू अधिकारी नियुक्त किए थे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकबर की सेना में लगभग
16%। फ्रेंड्स लगभग 16% हिंदू थे और सबसे ज़्यादा थे 33% कट्टर औरंगजेब के काल में, जो कि कई बार पूछा। आगे चलिए, अकबर ने जजिया की समाप्ति की थी, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये की थी 64 में। आगे चलिए, अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। ठीक है, तो बताइए अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में कौन सा कथन सहायक नहीं है। अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था, तो ये गलत है। ठीक है, और यही बात इसको राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध नहीं कर रही है। ठीक है, उसने इस्लाम धर्म को त्यागा नहीं था। आगे चलिए, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था, तो ये ऑप्शन नंबर डी बदायूं। ठीक है, आगे चलिए, दास प्रथा का अंत। ठीक है, अकबर ने दास प्रथा का अंत कर मानव अधिकारों को संरक्षण कब दिया था, तो दास प्रथा का अंत किया था 1562 में। आगे चलिए, 1585-86 में केवल जिस राजपूतों को 5000 मनसब प्राप्त था वह कौन थे, तो 5000 सैलरी किसको मिलती थी, तो ये मिलती थी राजा भगवान दास को। ठीक है, समझ गए होगे। 1585-86 में जिस राजपूत राजा को 5000 मनसब या फिर 5000 सैलरी कह लो, तो ये रहा था राजा भगवान दास को 5000 सैलरी मिलती थी उस टाइम। आगे चलिए, 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ पर ट्रांसफ़र की थी, लाहौर। आगे देखिए, अकबर के समय निम्नलिखित में से कौन एक प्रांत नहीं था बल्कि एक जिला था, तो बताइए कौन सा था, तो ये कश्मीर। ठीक है, आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस मुसलमान शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तो ये अकबर ने, लॉलीपॉप है। अकबर ने बंगाल बिहार में मुग़ल साम्राज्य में कब मिलाया, तो बताइए अकबर ने बिहार और बंगाल को मुग़ल साम्राज्य में कब मिलाया था, ये 1575। आगे चलिए, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, तो प्रथम अंग्रेज था रॉल फिंच। आगे देखिए, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे, तो ये किए थे कच्छवाहों से। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो ये थे कच्छवाहा। डिपेंड क्वेश्चन ऐसे भी बना है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। यहाँ पर अकबर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम जहांगीर और शाहजहाँ को देखेंगे अगले पार्ट में। तो देखिए, शाहजहाँ। ठीक है, यहाँ कथन कारण वाला शाहजहाँ के शासनकाल में दारा शिकोह ने बल्ख, बदख्शां और कंधार के अभियान पर भेजा गया था, तो ये तो पढ़ के ही सही लग रहा है। ठीक है, ये सही है। शाहजहाँ ने अपने बेटे दारा शिकोह को बल्ख, बदख्शां, कंधार के अभियान पर भेजा था, और ये तीनों जगह कहाँ पर पड़ती थी, अफ़गानिस्तान। आगे देखिए, शाहजहाँ द्वारा मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल रहा, तो बताइए कौन सा गलत है। ठीक है, सफल नहीं रहा था, ये यही गलत है। ठीक है, ये गलत है, सफल नहीं हुआ था, क्योंकि जो ये था दारा शिकोह, ये एकदम भोला भाला बंदा था, धार्मिक पूजा पाठ में जिसका ज़्यादा ध्यान रहता था, और इसी बात का फ़ायदा उठा लिया था औरंगजेब ने। ठीक है, और उसी बात का फ़ायदा उठा के औरंगजेब ने इसको हरा दिया था, तो ये अभियान सफल नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, ए सही है, आर गलत है। ठीक है, तो लगभग 110 क्वेश्चन ये और 38 क्वेश्चन वो, तो लगभग 158 क्वेश्चन हो गए हैं, 148। तो कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर दीजिए, जो कि आप कभी करते नहीं हो। मैं बोल बोल के थक गया हूँ। ठीक है, कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, लाइक कर सकता है, वीडियो को शेयर कर सकता है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अगली जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।